हेलो लवली बडीज, वेलकम है आप सभी का एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट्स में अपनी राय में जरूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। थैंक यू गाइज। तो बढ़ते हैं अपनी न्यू वीडियो की तरफ। तो ये स्टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 15 है एंड आई सजेस्ट गाइज कि अगर आपने अभी तक स्टॉमी की बाकी एपिसोड्स को वॉच नहीं किया है तो पहले जाकर स्टॉमी की बाकी एपिसोड को जरूर वॉच कर लें। इन सभी एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मौजूद है। तो 15th एपिसोड की शुरुआत में आनो जी फेंग को ढूंढती माउंटेन पर पहुंच गई थी और इससे बताए बगैर यहाँ आने और सबको बॉदर करने पर वो इसको डांटते डांटते फ्लो में इसके मुंह से निकल जाता है कि वो जी फेंग को लाइक करती है। थोड़ी देर के लिए तो जी फेंग की भी सुनकर फीलिंग्स इधर उधर होने लगती हैं और वो भी इससे बोलता है कि वो भी इसे बहुत लाइक करता है, पर आनो के ब्लश करते ही इसकी कही गई बातें याद आने पर कि आनो को तो सेम सेक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो इसे फौरन बोलता है कि इसका मतलब है जैसे आनो इसको ब्रदर के जैसे लाइक करता है, मेरी भी यही फीलिंग्स हैं। आनो इसको रिवर्स गियर मारते देखकर जो थोड़ी देर पहले हवाओं में उड़ने लगी थी, उदास होकर इसके सीने पर अपना सर रख देती है। पर जी फेंग इसको छूने से घबरा रहा था, सो इसको बोलता है कि पक्का आगे से कभी भी तुम्हें वरी नहीं करूंगा। आनो इससे दूर हटते हुए बोलती है कि जो बोलते हो इसको फिर पूरा भी किया करो, ये बात तो तुम इससे पहले भी कई बार कह चुके हो। फिर वो इससे पूछती है कि इतने खराब मौसम में जो यहाँ आए हो तो जरूर किसी चीज को लेकर वरीड हो गए है ना। तो जी फेंग इससे बोलता है कि जो वो यहाँ सोचने आया था वो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है और इसे वापस चलने को बोलता है। आनो वापस जाकर श्यो जिंग को जी फेंग से अपने कन्फेस और इसके रिप्लाई को बताती है तो वो सुनकर हैप्पी होती है, पर आनो इससे बोलती है कि वो मुझे एक भाई की तरह लव करता है, अगर सच में होता तो मैं भी रोने की बजाय तुम्हारे साथ लुड़ियाँ डाल रही होती। और श्यो जिंग बोलती है मतलब इससे लगता है कि तुम भी इसे भाई की तरह चाहते हो। आनो सुनकर बोलती है डेफिनेटली इसे यही लगता है क्योंकि इसे गाइज में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। फिर श्यो जिंग इसको सेट देखकर बोलती है कि पगली अगर देखा जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है, अगर तुम्हारे बॉय होते हुए इतनी केयर करता है तो सोचो गर्ल बने देखकर तो तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा, देख लेना, क्योंकि अपोजिट जेंडर की अट्रैक्शन ही कुछ ऐसी होती है। आनो सुनकर बोलती है तुम्हें मेरा ना ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से दिख रहा है कि मैं इसे अट्रैक्ट कर पाऊंगी। तो श्यो जिंग बोलती है कि इस सब के लिए अभी से तैयारी पकड़ो, तुम्हारे पास अभी भी 40 डेज रिमेनिंग है और फिर जब तुम फेरी आनो बन जाओगी तो देखना कि प्रिंस तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा। तुम ऐसे अभी से अपना आदी करना शुरू करो और तुम अपनी खूबसूरत लाइफ के न्यू चैप्टर को बहुत अच्छे से शुरू कर पाओगी। आनो इसकी बातों से जागती आंखों के सपने देखकर हैप्पी हो रही होती है तो वो इससे बोलती है अनलेस के कोई ब्लाइंड डेट के जैसे मिस हैपनिंग न हो और इसके साथ जी फेंग का किसी और पर दिल न आ जाए, वरना तो तुम्हारे लिए चांस बाकी रहेगा। आनो काफी ईगरली एक एक मिनट अपनी बर्थडे का वेट कर रही थी जब से इसको श्यो जिंग ने ये कहा था कि ऐसा ना हो जी फेंग की लाइफ में कोई और गर्ल आ जाए और इससे उड़ा कर ले जाए। जी फेंग आज अकेले ही अम्यूजमेंट पार्क के टूर पर निकला था और शॉवर में इनकी तरह किसी और कपल को खेलते देख रहा होता है कि वहाँ इसके पास से गुजरते हुए चू भी इसके पास आकर खड़ा हो जाता है और वो इससे एनिमल्स की हेल्थ का पूछने के बाद जी फेंग का सारा ध्यान दोबारा से अपने और आनो के स्पेंड किए गए टाइम की तरफ चला जाता है और चू इसको इस कपल की तरफ कंटिन्यूअसली देखकर बोलता है कि क्या मामला है भाई, बड़ी पक्की नजर रखे खड़े हो इन बेचारों पर। तो जी फेंग इसे बोलता है कि मुझे किसी ने बताया था कि फाउंटेन के स्प्लैशेस किसी बिलव्ड पर फेंकने से इसे हैप्पीनेस मिलती है। तो सुनकर चू भी बोलता है कि अच्छा तो ये बात है, मुझे तो इससे पहले कुछ पता नहीं था और फ्लो में बोल जाता है कि अब तो मैं भी अपने वाली को यही सबसे पहले लेकर आऊंगा देखना। और जी फेंग के पूछने पर बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तो वो इससे बोलता है कि अब बता भी दो, तुम किसी को लाइक करते हो ना। तब चू मान जाता है कि हाँ मैं इसे बचपन से लाइक करता हूँ। पर जी फेंग इसे बोलता है कि जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आए मुझे जरूर बताना, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे, ओके। तो वो इससे कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं अभी इसके लिए वेट कर रहा हूँ। तो जी फेंग भी हैरानगी से बोलता है कि तो जरूर वो अब्रॉड रहती होगी है ना। तो चू उससे बोलता है कि नहीं, पर कुछ कारण की बिना पर मैं अभी इससे कन्फेस नहीं कर सकता हूँ। पर
जैसे ही टाइम आएगा एक पल भी वेस्ट किए बिना अपना दिल खोलकर सामने रख दूंगा। ज़ीफेंग इसके वेट करने का सुनकर बोलता है कि जरूर ये वेट तुम्हें काफी हार्ड लग रहा होगा। तो चू मुस्कुराकर बोलता है कि बिल्कुल नहीं, इसे तो मेरी फीलिंग्स की दूर दूर तक भनक भी नहीं है। बस मुझे इसको लेकर और इसकी सभी चीजों को लेकर प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। और ज़ीफेंग इससे पूछता है कि फिर तो तुम जरूर बहुत गहरी मोहब्बत करते होगे इससे, है ना? तब चू को पुकारती ज़ीफेंग को नजरअंदाज करती आनो वहाँ आ जाती है और चू से इसके काम को खत्म होने का पूछते हुए इसे स्नीजिंग करते देखकर वो इसको देखने लगता है कि आनो को कहीं कोल्ड तो नहीं हो गया है। और ज़ीफेंग भी इनको इतने क्लोज देखकर दिल में जेलस होते हुए इनके पास आते हुए अपना फेस दोबारा टर्न कर लेता है और इनको आपस में हंसते हुए बातें करते देखकर मुड़ मुड़ कर देख रहा होता है, क्योंकि बेचारे को लग रहा था कि आफ्टर ऑल इसकी भी कोई वैल्यू है यार, इतनी बेइज्जती भी अच्छी नहीं होती है। आनो अपने पीछे खड़े ज़ीफेंग को भाव डाले बिना चू को बोलती है कि अगर वो फ्री हो तो लंच करने चलते हैं और ज़ीफेंग को बुलाकर बोलती है कि मैं चू के साथ बाहर जा रहा हूँ। और ज़ीफेंग बेचारा जो कि बड़ी उम्मीद से खुश होकर मुड़कर देखने लगता है कि शायद उसे कुछ कह रही है। ये सुनकर बुझे दिल से बोलता है कि मैं भला कौन सा तुम लोगों को रोक सकता हूँ, जाओ एंजॉय करो। और इन दोनों को एक साथ खेलते हुए जाते देखकर बेचारे को अंदर ही अंदर जेलसी होने लगती है। फिर लंच से वापसी पर आनो ज़ीफेंग के लिए भी लंच पैक करवा के लाती है कि ये बहुत टेस्टी और फेमस है। ज़ीफेंग इसे भी अपने साथ खाने को बोलता है तो वो बोलती है कि वो फुल होकर आया है, ये सिर्फ इसके लिए है। पर ज़ीफेंग भी लंच खोलते हुए पहला स्पून आनो को खिलाता है, जिसे देखकर आनो के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं कि हाय ये तो इनकी इनडायरेक्ट किसी हो गई है। और फिर ज़ीफेंग इसके लिप्स पर लगे स्टेन को जैसे ही देखकर साफ करने के लिए टिश्यू पकड़ता है। आनो शर्माते हुए अपना फेस आगे कर रही होती है कि ज़ीफेंग को इसके और चू वाला सीन याद आने पर वो टिश्यू उसके हाथ में पकड़ाकर बोलता है कि बच्चे थोड़े ना हो जो हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहते हो, खुद साफ कर लो। और आनो बोलती है मैंने कब किसी से साफ करवाया? तो ज़ीफेंग आहिस्ता से बोलता है कि चू भाई के साथ तो साफ करवा रही थी ना। एग्जैक्ट जगह पर साफ करने के बजाय टिश्यू को यहाँ वहाँ घुमा रही होती है। दोबारा से इससे टिश्यू लेकर साफ करने लगता है और आनो मजा लेते हुए शर्मा कर बोलती है दूसरी तरफ भी साफ करो ना। हान शेंग के डिनर ने अपना रंग दिखा दिया था। उसने आनो और ज़ीफेंग के बारे में इसकी सीक्रेटली कैप्चर की गई पिक्चर्स के साथ फुल मिसाला और तड़का वाली न्यूज छुपवा दी थी और इनके सेम सेक्स लव का टॉपिक आज की न्यूज का हॉट टॉपिक बन चुका था। ज़ीहान के मसाज पार्लर में जिससे उसने अपार्टमेंट ले रखी थी वो पर्सन अवेलेबल न होने के कारण वो वहाँ पर काफी गुस्सा कर रही होती है। कि चाओ इससे रिक्वेस्ट करके बोलता है वो बहुत अच्छे से इसका मसाज करेगा, देखना कि गोल्ड हैंड्स का टेस्ट वो कभी भी नहीं भूलेगी। ज़ीहान इसको काफी डांटने के बाद इसे आखिरकार परमिशन तो दे देती है और वो सीधा जाते जाते अपनी ट्रेन को पटरी से उतार कर इधर उधर भटक जाता है। और ज़ीहान जो कि थोड़ी देर पहले तक एंजॉय कर रही थी इसके मसाज को, इसके भटकते हाथों को देखकर और जागती आंखों से इसके ड्रीम देखते पाकर अपने पास पड़ी बुक उठाकर इसके दिमाग को अच्छे से साफ कर देती है। पर तभी इसकी नजर मैगजीन के कवर पर जाती है। दूसरी तरफ अपने काम से ऑफ करके चू के साथ आनो और ज़ीफेंग बाहर निकल रहे होते हैं कि इनको दूर से देखकर दो गर्ल्स इनके पास आकर बोलती हैं OMG आप ही ज़ीफेंग हो ना? तो ज़ीफेंग को सुनकर लगता है कि शायद इनको किसी चीज के लिए हेल्प चाहिए होगी तो वो बोलता है कि हाँ मैं ही ज़ीफेंग हूँ। पर वो इससे बोलती है कि हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा, हम भी तुम्हारे जैसे नमूनों की नस्ल की बंदियां हैं, मतलब कि सेम सेक्स मैरिज की सपोर्टर हैं। और इनको विश यू बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से फौरन से भाग जाती हैं। और तीनों मुस्कुराते हुए हैरान परेशान एक दूसरे को तके जा रहे थे। तीनों में से सिर्फ एक बंदे को ही अपनी इस मर्ज का पता था। अभी इससे पहले कि वो कुछ भी डिस्कस करते आनो को बाहर खड़े रिपोर्टर्स के बारे में पता चलता है और वो तीनों वहाँ जाते हैं और रिपोर्टर्स भी धड़ाधड़ एक के बाद एक सवाल ज़ीफेंग के मुंह पर मारकर इन तीनों को सरप्राइज कर रहे थे कि आप सच में आनो को डेट कर रहे हो, कब से कर रहे हो और अपनी डिजायर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए ही इसे अपना पर्सनल स्पेशल असिस्टेंट हायर किया है। आनो तो सर झुकाए खड़ी सब कांपते और डूबते दिल से सुन रही थी। ज़ीफेंग इनके सभी एलिगेशंस को डिनाई कर देता है कि रिपोर्टर्स की तो यहाँ से वहाँ चीजों को मिलाने की आदत होती है, हम सिर्फ क्लोज बडीज होने के अलावा और कुछ भी नहीं है। और कूल बने आंसर करते ज़ीफेंग को चुपी तब लगती है जब एक रिपोर्टर इनकी कार में क्लोज पिक्चर्स दिखाकर बोलता है कि ओके बडीज वाली बात तो हम भी मान लेते हैं, पर ये सब कहाँ से और कौन से बडीज के बीच में होता है ये तो आपको भी पता होगा। मे बी इस पर जरा रोशनी डालना पसंद करेंगे क्या? और इस सब को सुनने और देखने के बाद आनो सरप्राइज ज़ीफेंग की तरफ और वो अपनी चोरी सबके सामने खुलने पर आनो की तरफ देखने
देखने लगता है। आनो को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कहाँ, कैसे और कब हो गया था। वहाँ पर आते जीहान और चौ के साथ साथ चू भी मुंह खोले इन दोनों को तके जा रहे होते हैं। जी फेंग जो कि अब दोबारा से आंसर करने में थोड़ा सा कंफ्यूज था। इसके कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले इनके पास खड़ा चू रिपोर्टर्स को बोलता है कि आनो को जो लव करता है वो जी फेंग नहीं बल्कि मैं हूँ, और वो दोनों इसको तकने लगते हैं। रिपोर्टर्स को लगता है कि वो जी फेंग को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो बोलता है कि मैं आज से नहीं बल्कि अपने चाइल्डहुड से आनो के साथ हूँ, और मैंने इसे भी कन्फेस किया, और आनो को सेम सेक्स रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, सो उसने रिजेक्शन मेरे मुंह पर मार दिया। जी फेंग और आनो इसको मामला संभालने पर थैंकफुली देख रहे होते हैं, और फिर चाओ और जीहान वहाँ पर रिपोर्टर्स को पीछे करते हुए कि बस आज का शो यहीं पर खत्म हो गया, बाकी पिक्चर्स फिर कभी देखना। इन तीनों को फौरन से अंदर ले जाते हैं। जी फेंग के मन में चू के आनो को लाइक करने वाली बात खटक गई थी। ऑफिस में जाकर जी फेंग चू को थैंक्स बोलते हुए पूछता है, तुमने वैसे जो भी रिपोर्टर्स के सामने बोला वो सब सच था ना? और चू के मुंह खोलने पर बोलता है कि भाई मुंह बंद करो वरना कुछ घुस जाएगा, और इसको एक्सप्लेन करता है कि बट तुमने कल फाउंटेन पर कुछ ऐसा ही नहीं कहा था कि तुम्हारा चाइल्डहुड का लव है और इसे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कुछ खबर नहीं है, और तुम कन्फेस करने के लिए चांस की ताक में घात लगाए बैठे हो, तो क्या ये इनडायरेक्ट आनो से कन्फेस नहीं था? जो इसके तीर बिल्कुल सीधे एग्जैक्ट निशाने पर देखकर आएं बाएं शाएं करने का सोच ही रहा होता है कि आनो इसके लिए काफी लेकर आती है, और वो इससे जान बची सो लाखों पाए इसके हाथ से छीनकर घटाघट एक ही सांस में पी जाता है, और बुखलाते हुए दीवार से टकरे मारता हुआ वहाँ से चला जाता है कि मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। बेशक चू ने इसके क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था, पर जी फेंग इस मामले को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुका था। आखिर इससे भी तो यही सेम मर्ज ही था। आनो मैगजीन कवर को देखकर जी फेंग से बोलती है कि मैं जिस शख्स के बारे में सोच रहा हूँ क्या तुम्हें भी यही लगता है? तो जी फेंग बोलता है कि हाँ, और आनो बोलती है कि फिर इसका क्या करोगे? तो जी फेंग बोलता है कुछ भी नहीं, जैसा कहा था कि मेरे करीब के लोगों को टच भी करेगा साला तो उड़ा के रख दूंगा। तब आनो की मॉम भी इसको कॉल कर रही थी, जिसे कॉल पर आंसर करने के बजाय जी फेंग इसे खुद अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ की खिदमत में लेकर हाजिर हो जाता है। पर आंटी इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत तपी हुई थी कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी फेंग की वजह से मेरा बेटा कभी छत पर बंद हो रहा है तो कभी न्यूज की हेडलाइंस और हॉट टॉपिक्स बन रहा है, वो भी सिर्फ बुरे कामों के लिए। जी फेंग के सॉरी बोलने पर वो कहती हैं कि अगले मिशन कभी बताते जाओ ताकि अगले हार्ट अटैक से मैं बच पाऊँ, और आनो के बोलने पर कि मॉम इसमें जी फेंग का कोई कसूर नहीं है, तो आंटी इसे गुस्से से बोलती है कि बस फुल एंड फाइनल बता रही हूँ, अब तो इस माफिया बॉस के साथ मजीद काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, और अच्छे से अपनी खोपड़ी में ये बात बैठा लो कि ना का मतलब ना होता है, तुम किसी सूरत भी इसके साथ काम नहीं करोगे, समझे? आनो अपनी मोम को मनाने के लिए फोर्स करती है, पर आंटी बोलती है कि फिर सोच लो, तुम्हें अपनी मोम और ऑफिस में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना होगा। और जी फेंग भी आंटी को बहुत गुस्से में देखकर आनो को बोलता है कि तुम्हें अपनी मोम को निराश नहीं करना चाहिए और इनकी बात माननी चाहिए, और तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि मामला सेटल न हो जाए। और आनो के पास अब कोई चांस नहीं था, इससे ज्यादा अजीज तो आखिर मोम ही थी ना। और जी फेंग जाते हुए इससे बोलता है कि अपनी मोम की बहुत अच्छे से केयर करना और इनका ख्याल रखना, बाकी सब कुछ मैं देख लेता हूँ और संभाल लूंगा। आनो जब मार्केट में कुछ बाय करने जाती है तो वहाँ पर अपने पीछे लगे कैमरामैन को देख लेती है, और फिर इसको चकमा देकर जब कैच कर लेती है तो वो उसे बताने के लिए एक लफ्ज भी मुंह से नहीं फूट रहा था कि वो कौन है, किसके लिए काम कर रहा है, कब से कर रहा है। आनो को उसकी हालत देखकर ये तो अच्छे से पता चल गया था कि वो रिपोर्टर तो है नहीं, तो जरूर हान शेंग का ही कोई आदमी होगा, और इससे बोलती है कि जब सब कुछ क्लियर हो चुका है कि मेरे और जी फेंग के बीच में कुछ नहीं है, तो फिर मैं तुम पर हम दोनों को हरास करने का चार्ज करवाऊंगा। तो वो चू की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि किसे पता उसने सिर्फ तुम दोनों को बचाया हो और सच अंदर से कुछ और ही हो। मैं जल्द ही देखना कि तुम दोनों को सबके सामने एक्सपोज करके छोड़ूंगा कि तुम दोनों के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। और इसके जाने के बाद आनो रिपोर्टर्स के क्वेश्चन और जी फेंग को याद करके बोलती है कि ये सब कैसे हो गया और अब मुझे क्या करना चाहिए आखिर। और मॉर्निंग में अपने और चू के एक साथ अडॉप्ट की हुई चब्बी को देखने के लिए वो इसके क्लिनिक पर जाती है, और चू के पूछने पर इसे अपनी मोम के एंग्री होने की वजह से कुछ दिन लीव पर होने को बताती है, और चू को इन दोनों के बचाने पर थैंक्स के तौर पर कुछ गिफ्ट देती है। तो चू इसको बोलता है कि देखना, और इन्हें जब पता चलेगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था वो शर्मिंदा होंगे। इसका इशारा आनो की बर्थडे और गर्ल बनने की तरफ था। फिर आनो कॉल पर किसी को अपने जापान पहुंचकर इनको कॉल
कॉल बैक करने का बोल रही थी और इसकी ये बात इसके बुलाने पर वहाँ आता हुआ चौ भी सुन लेता है और फिर आनो इसके पूछने पर बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी छोटी सी हेल्प के लिए बुलाया है, ये लेटर मेरी तरफ से जी फेंग को हैंड ओवर कर देना। चौ के पूछने पर कि वो खुद ये क्यों नहीं कर रहा है तो वो बोलती है कि मैं थोड़ी जल्दी में हूँ तो इसलिए, और इसको गले लगाकर अपना बहुत सारा ख्याल रखने का बोलती है। चौ को इसकी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और इसके चले जाने के बाद चौ को इसका बिहेवियर बहुत ही अजीब सा लगता है तो वो जी फेंग को ढूंढता हुआ इसके पास जाकर आनो का लेटर पकड़ाता है, जिसे पढ़कर शिंग यॉन के पूछने पर वो बोलता है कि मैं इससे बात करने जा रहा हूँ, पर चौ इसको बताता है कि वो घर पर नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इसको इसकी मोम से कॉल पर अपने जापान पहुंचकर इनको कॉल बैक करने का सुना है। जिसको सुनकर जी फेंग रुक जाता है और ठंडी सांस लेने लगता है। यहीं पर 15th एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।